नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। उसमें हम राष्ट्रीय शक्ति के गैर मानवीय तत्वों का आज अध्ययन करेंगे और जो मानवीय तत्व हैं उनका अध्ययन हम आने वाले दिनों में करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति के अगर दोनों ही तत्वों को एक साथ सम्मिलित किया जाता तो उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाती, इसलिए इसे दो भागों में बांटा गया है। तो वीडियो को करते हैं सीधा प्रारंभ। तो राष्ट्रीय तत्वों को, जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व होते हैं, वह मोटे तौरों पर उनको तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक तत्व, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है प्रत्यात्मक तत्व। प्राकृतिक जो तत्व हैं उनमें भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक साधन और जनसंख्या आ जाती है, जबकि जो सामाजिक तत्व हैं उनमें आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा और राष्ट्रीय मनोबल आते हैं। और जो प्रत्यात्मक तत्व हैं उनके भीतर नेतृत्व नेतृत्व, इसके अलावा बुद्धि और जो नेतृत्व की दूरदर्शिता है या जो इच्छाएं हैं, जो दृढ़ इच्छाएं हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, प्रत्यात्मक तत्वों में आ जाती हैं अगर हम मोटे मोटे रूप में देखने का प्रयास करें। किंतु विभिन्न विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है और विभिन्न प्रकार से बताने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कुछ विद्वानों के विचारों को। सबसे पहले जो मार्गेंथाउ महोदय हैं उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को दो प्रकारों में उल्लेखित किया है। वो जो दो प्रकार हैं वो है, पहला वे तत्व जो कि सापेक्ष दृष्टि से स्थायी है तथा वे जो निरंतर परिवर्तन से प्रभावित रहते हैं, यानी कि स्थायी और अस्थायी तत्वों में मार्गेंथाउ महोदय ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को बांटने की कोशिश की है। और दोनों ही वर्गों में समाविष्ट राष्ट्रीय शक्ति के तत्व मार्गेंथाउ के अनुसार क्या है, 9 है। यानी कि दोनों को मिलाकर, चाहे वो मानवीय तत्व हो या चाहे वो अमानवीय तत्व हो या अरस्तु के जो मार्गेंथाउ है उनके शब्दों में देखें तो जो स्थायी तत्व हैं और जो अस्थायी तत्व हैं उन दोनों को मिलाकर 9 तत्व उन्होंने बताए हैं। पहला है भूगोल, दूसरा है प्राकृतिक साधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारियां, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति का गुण और सरकार के गुण। तो इन 9 तत्वों में विभाजित मार्गेंथाउ राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को करते हैं। उसके पश्चात जो विलियम एबिस्टीन है उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति जनसंख्या, कच्चे माल अथवा ऐसे ही अन्य संसाधनों के योग से क्या है, भिन्न भिन्न होती है। एक राष्ट्र की शक्ति केवल मात्रात्मक न होकर गुणात्मक होती है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक तत्वों के आधार पर जो एबिस्टीन महोदय हैं उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को बांटा है कि कुछ तत्व मात्रात्मक होते हैं, और या यूं कहें कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को हमको सिर्फ मात्रात्मक रूप में, मात्रात्मक आने की संख्या के आधार पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि गुणात्मक रूप में, यानी कि उनकी गुणवत्ता क्या है उस आधार पर भी देखना चाहिए। जैसे कि कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई राष्ट्र है, उसके पास एक बहुत बड़ा भू क्षेत्र है, मात्रात्मक दृष्टि के से उसके पास बहुत बड़ी संख्या में भू क्षेत्र है, किंतु गुणात्मक यानी कि वो भू क्षेत्र मरुस्थल है या रेगिस्तान है या फिर यूं कहें पूरा जंगल ही जंगल है, या फिर उसमें विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है वो नहीं पाई जाती है, एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो फिर मात्रात्मक दृष्टि से अधिक होने के पश्चात भी गुणात्मक रूप से, क्योंकि वह भूमि उपजाऊ नहीं है, भूमि मरुस्थल है, तो इसलिए वह क्या है, शक्ति का तत्व नहीं बन पाएगी, बल्कि वह उस राष्ट्र के लिए क्या है, हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो जो एबिस्टीन महोदय हैं उन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूपों से राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को देखने का प्रयास किया है। और जो मित्र राष्ट्रों की संख्या, नागरिकों की देशभक्ति, उनके मनोबल, संस्थाओं के लचीलेपन, तकनीकी ज्ञान, रहस्यों को गुप्त रखने तथा कष्ट सहने की क्षमता जैसे अमूर्त गुणों का परिणाम होती है। यानी कि एबिस्टीन महोदय मूर्त और अमूर्त तत्वों के आधार पर भी राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को बांटने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात स्टीफन बी जोन्स महोदय को हम देखते हैं, ने राष्ट्रीय शक्ति के
निर्माणक तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, यानी कि एबिस्टीन महोदय ने 4 प्रकार के तत्व बताए हैं। पहला है भौगोलिक संसाधन यथा आकार, जलवायु, स्थल की रूपरेखा, इस पहले तत्व ये है। दूसरे हैं प्राकृतिक संसाधन, उसमें खनिज पदार्थ, कच्चा माल, उपज, इनको रखा हुआ है। उपज यानी कि कृषि उपज जो होती है। तीसरे जो तत्व हैं वो है मानवीय संसाधन तथा जनसंख्या, इसी के भीतर राष्ट्रीय जाति विन्यास आदि, यानी कि जनसंख्या के तत्वों को उन्होंने तीसरे रूप में रखा है। और चौथा है सामग्री संसाधन यथा भंडार, सशस्त्र सामग्री, पूंजी तथा राष्ट्रीय आय, यानी कि आर्थिक और जो सैनिक तत्व है, सैनिक शक्ति है, उसको उन्होंने इसके भीतर रखा है। इसके बाद पामर्स और जो पार्किंस है, उन्होंने राष्ट्र शक्ति के तत्वों को गैर मानवीय तथा मानवीय, जो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मानवीय और गैर मानवीय तत्वों के आधार पर वर्गों में विभाजित किया है। और गैर मानवीय तत्वों में भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों को शामिल किया है, तथा मानवीय तत्वों में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएं, मनोबल और नेतृत्व को शामिल किया है। तो इनका निष्कर्ष रूप में जो हमने अभी तक विभिन्न विचारकों के राष्ट्र शक्ति के तत्वों को देखा, तो उसके निष्कर्ष रूप में 2 ही प्रकार के तत्व हमको देखने को मिलते हैं, मानवीय तत्व और गैर मानवीय तत्व। तो इसका अध्ययन हम करेंगे। और चलिए अब देखते हैं, आज मानवीय तत्वों को देखने का हम प्रयास करेंगे। तो मानवीय तत्वों में जैसा मैंने बताया, भूगोल और जो प्राकृतिक संसाधन है वो गैर मानवीय तत्वों में आते हैं। इसको देखने का हम प्रयास करेंगे। हाँ, गैर मानवीय तत्वों को ही हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला है वो है भूगोल। तो भूगोल से यानी कि किसी राज्य की या किसी राष्ट्र की जो पूरा उसका क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में जलवायु कैसी है, वातावरण कैसा है, प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, इन या कैसे भूमंडलीय प्रदेश, कैसे जलवायु प्रदेश में वह राज्य अवस्थित है, इस चीज़ को ही राज्य का भूगोल या राज्य का भूगोल कहा जाता है। और अगर वह उसके लिए मददगार है तो उसको राष्ट्र शक्ति का तत्व बनेगा, और मददगार नहीं है तो वह हानिकारक भी उसके लिए हो सकता है। उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न जो तत्व हैं उनमें भूगोल जो है सबसे अधिक स्थायी तत्व माना जाता है, यानी कि भूगोल जो है स्थायी तत्व भी है। और भूगोल के जो विद्वान है, भूगोल राजनीतिक के जो विद्वान है, उनका मानना है कि शक्ति का मुख्य जो राजनीतिक शक्ति है उसका जो मुख्य अवयव है या मुख्य बिंदु है वह क्या है, भूगोल है। और किसी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र में के क्या है, भूगोल में ही विद्यमान होती है। नेपोलियन आपने सुना होगा, एक जर्मन शासक थे। उन्होंने भी माना है कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा क्या है, निर्धारित होती है। इसके अलावा हॉलफोर्ड जे मैकिंडर हैं, उन्होंने भी भूगोल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन जनवरी 1904 में हुई थी, अपने प्रसिद्ध शोध पत्र में कहा था कि इतिहास की भौगोलिक धुरी पढ़ते हुए, इतिहास की भौगोलिक धुरी जो उनका रिसर्च पेपर था उसको पढ़ते हुए कहा था कि विश्व राजनीति में भौगोलिक प्रभाव क्या है, व्यापक है। और आज भी क्या है, जो सारा विश्व है भौगोलिक दृष्टि से इतना सीमित हो उठा है कि एक भूखंड में हुए, यानी कि विश्व आज इतना छोटा बन चुका है कि किसी विश्व के किसी भी स्थान पर अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना का कहीं ना कहीं विश्व के अन्य जो राष्ट्र हैं, अन्य जो क्षेत्र हैं, उन पर भी उसका क्या है, प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व राजनीति के अध्ययन के लिए, विश्व राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए हमें राजनीतिक, आर्थिक तथा मानवीय भूगोल के साथ साथ भौतिक भूगोल का भी अध्ययन क्या है, आवश्यक हो जाता है। तो भूगोल के भीतर जो तत्व आते हैं उनमें सबसे पहला है क्षेत्रफल, यानी कि किसी राष्ट्र का क्षेत्रफल क्या है। तो जो क्षेत्रफल है आकार की दृष्टि से अगर अधिक है तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय शक्ति का क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर ही क्या है, अगर कोई देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है तो उसको
जीत पाना दूसरे शत्रु राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं क्या है, एक टेढ़ी खीर के समान हो जाता है। क्योंकि राष्ट्र का क्षेत्रफल अगर बड़ा है, जैसे कि रसिया का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि जो 1991 में रसिया का विघटन हुआ था, या यूं कहें जो सोवियत संघ था उसका विघटन हुआ था, उसके पूर्व जो रसिया है उसका लगभग विश्व का 1/6 भाग, यानी कि संपूर्ण विश्व का 1/6 भाग अकेले रसिया के पास था। इसलिए कभी भी कोई भी राष्ट्र रसिया को विजित करने में, भले ही विजित किया हो, किंतु विजित करने में रसिया कई बार क्या है, रसिया को उसका लाभ मिलता था अपने बड़े क्षेत्रफल का, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। तो अगर बहुत भीतर भी उनकी सेनाएं शत्रु राष्ट्र की घुस जाती थी, किंतु वो रसिया के जो केंद्रीय सत्ता होती थी उसको कभी भी विजित नहीं कर पाती थी। चीन में जापान ने कई बार युद्ध किए हैं, किंतु 1937-1945 का युद्ध है, जापान चीन को इसीलिए विजित नहीं कर पाया था क्योंकि चीन भी क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि राज्य का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है, और क्षेत्रफल बड़ा होगा तो हम मान सकते हैं कि राज्य की क्या है, जो स्थिति है कहीं ना कहीं मजबूत होती है। परंतु यह नहीं मान लेना चाहिए हमें कि राज्य का अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो राज्य कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति पे ही हमेशा रहते होंगे, क्योंकि जो हमने देखा है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ये राष्ट्र हैं, यह बहुत बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, किंतु शक्तिशाली राष्ट्रों की गिनती में इनकी गिनती नहीं की जाती है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो अधिकतम प्रदेश है वो मरुस्थलीय है, जबकि ब्राज़ील का अधिकतम प्रदेश जंगल के इलाकों में ढका हुआ है। इसलिए जो राष्ट्र बड़ा होने के साथ साथ उसके जो संसाधन है उसका भरपूर उपयोग करना भी राष्ट्र को आना चाहिए, तभी राष्ट्र क्या है, शक्तिशाली हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, सिर्फ राष्ट्र क्षेत्रफल का तत्व होने के कारण कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन जाता, बल्कि उसे राष्ट्र शक्ति के जो अन्य तत्व हैं उनके साथ भी समन्वय करना आवश्यक होता है, तभी वह शक्तिशाली बन सकता है। उसके पश्चात जो राष्ट्र शक्ति का द्वितीय तत्व है वह है जलवायु, जो कि भूगोल के भीतर आता है। जलवायु, विद्वानों ने प्राचीन काल से ही राष्ट्र शक्ति के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को क्या है, मान्यता दी है, और बहुत अधिक मान्यता दी है। इसी संबंध में हेंटिंगटन महोदय ने लिखा है कि जहाँ भी सभ्यता उत्कृष्ट है, एक विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त है, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु वहाँ व्याप्त है, इसीलिए वो सभ्यता क्या है, उत्पन्न हो पाती है। अतीत में भी हम पाते हैं कि जो जहाँ जलवायु अच्छी रही है वहीं क्या है, सभ्यताओं ने क्या लिया है, जन्म हुआ है सभ्यताओं का, और सभ्यताएं वहीं पनपी है जहाँ की जलवायु अच्छी रही है। चाहे आप प्राचीन समय में भारत, चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, किसी भी सभ्यता को देख लीजिए तो वह कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही आपको विकसित हुई देखने को मिलती है, और वहाँ की जलवायु भी कहीं ना कहीं अच्छी रहती है। तो जलवायु भी क्या है, राष्ट्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और गैर मानवीय तत्व है, यानी कि मानव का इसमें कोई रोल नहीं होता है कि कोई राष्ट्र कैसी जलवायु के प्रदेश में विकसित है, अवस्थित है, वह उस आधार पर शक्तिशाली और कम शक्तिशाली बन सकता है। और जलवायु के संदर्भ में, अगर जलवायु कृषि के लिए और वहाँ वर्षा के लिए उपयुक्त होगी तो वहाँ के जिस राष्ट्र में ऐसी जलवायु होगी उसके शक्तिशाली होने के चांसेस अधिक बन जाते हैं। जैसे कि भारत की जलवायु को भी आप देखते हैं, भारत की जलवायु जो है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, जलवायु भी, विभिन्न प्रकार की जलवायु हमको भारत में देखने को मिलती है जो कि भारत के लिए मददगार भी होती है। किंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं अतिवृष्टि और कभी कभार वृष्टि का ना होना, इस कारण भारत के लिए क्या है, यह जलवायु खतरा बनती जा रही है। अतिवृष्टि से बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को हमको मिलती है और बहुत अधिक विकास क्या है, इससे अवरुद्ध हो जाता है। तो दूसरा जो तत्व है वो है जलवायु। जलवायु के आधार पर भी हम किसी राष्ट्र की शक्ति में जलवायु का अहम रोल होता है। किंतु फिर वही बात आती है कि अकेले अच्छी जलवायु होने से ही कोई राष्ट्र शक्तिशाली
नहीं बन जाता है। इस चीज़ का भी हमको ख्याल रखना होगा। अन्य जो तत्व होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके पश्चात जो भूगोल के भीतर अगला तत्व है वो है स्थलाकृति, यानी कि कोई राज्य विश्व का जो मानचित्र है, विश्व है, उसमें कैसी जगह स्थित है, इससे भी क्या है राज्य की शक्ति पर असर पड़ता है। जैसे कि भारत जो है वो आप जानते हैं कि उत्तर सीमा जो है भारत की पूरी तरह हिमालय से क्या है सुरक्षित है, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में तो जो हिमालय है उसका उतना अहम रोल नहीं रह जाता युद्ध में, किंतु प्राचीन समय में जबकि वैज्ञानिक विकास इतना अधिक नहीं हुआ था, तो उस समय तक भारत की जो सीमा है, जो उसकी हिमालयी सीमा है, उसने वो बहुत मददगार रही है भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत पर जितने भी अटैक हुए हैं वो उसकी उत्तरी पूर्वी सीमा से हुए हैं, उसके जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ से नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही ठंडा प्रदेश था और उन ठंडे प्रदेशों को पार कर पाना कभी हमेशा ही शत्रुओं के लिए टेढ़ी खीर के समान रहा है। और यहाँ से आगे भी शत्रु इस सीमा के माध्यम से नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वहाँ से आगे बढ़ पाना, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी शासक विश्व विजय के लिए निकले हैं, चाहे वो सिकंदर महान हो या अन्य कोई भी शासक हो, वह भारत की सीमा के पश्चात आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए भारत तक ही क्या है हमको राष्ट्रों, भारत ने हमेशा ही क्या है, भारत को इसका भले ही काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा हो कि विभिन्न प्रकार के जो आक्रांता आए वो भारत में आए और लूटपाट करके वापस चले गए, किंतु कहीं ना कहीं भारत की सीमा के कारण, भारत के सैनिकों के नेतृत्व और उनकी नेतृत्व क्षमता या उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके कारण क्या है जो शत्रु आक्रांता आए वो भारत से आगे नहीं बढ़ पाए, जिससे कि भारत के पूर्वी जो राष्ट्र हैं, भारत के पूर्व में जो बसने वाले राष्ट्र हैं, उनको कहीं ना कहीं मदद हुई है। तो स्थलाकृति का भी एक क्या है अहम रोल रहता है राज्य की शक्ति में। आज के विश्व में हम देखें तो भारत हिंद महासागर के ठीक ऊपर अवस्थित है और विश्व का जो अधिकतम व्यापार है वो हिंद महासागर के मार्ग से होता है। इसलिए कहीं ना कहीं भारत से होते हुए, भारत के बंदरगाहों से होते हुए व्यापार होता है। इसलिए भारत क्या है एक अहम स्थल पर है। या फिर हम यूरोप को देखते हैं, यूरोप क्या है मध्य में अवस्थित है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है उसके मध्य में अवस्थित है। इसलिए भी क्या है यूरोप या यूरोपिया जो जितने भी राष्ट्र हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे राष्ट्र समुद्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हो या अन्य रूप से हो वो शक्तिशाली। इंग्लैंड आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व नौसेना की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रहा था 16वीं शताब्दी से लेकर और लगभग प्रथम विश्व युद्ध तक। तो वह इसी कारण रहा पाया था क्योंकि इंग्लैंड जो है वो चारों ही तरफ से, चारों ही जो सीमाएं हैं इंग्लैंड की वो समुद्र से घिरी हुई है, इसलिए उसके चारों और दिशाओं में जो व्यक्ति थे वो समुद्र में जो युद्ध होते हैं या जो समुद्री जो क्रियाएं होती हैं उन सब में क्या है उन क्रियाओं को करने में सक्षम थे। इसलिए जो ब्रिटेन है वह 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक क्या है नौसेना में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर रहा। तो स्थलाकृति के बाद, स्थलाकृति के पश्चात और फिर यही बात आती है कि अकेले स्थलाकृति क्या है अपने आप में पूर्ण नहीं होती है राष्ट्र की शक्ति के लिए। कहने का तात्पर्य, इसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो राष्ट्र शक्ति के विभिन्न तत्व हैं उनके योग से ही क्या है राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। उसके पश्चात हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं, चाहे वो भूमि के ऊपर हो चाहे वो भूमि के नीचे हो, यानी कि जल, जंगल, जमीन, इसके बाद भूमि के नीचे के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इन संसाधनों से भी कोई राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। जैसे कि आज के विश्व में हम देखते हैं कि अरब जो देश हैं वह सिर्फ तेल के कारण क्या है आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और अरब जो जितने भी राज्य हैं वह उनके पास क्योंकि तेल है और क्रूड ऑयल है और क्रूड ऑयल
की मांग आज संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, तो उस क्रूड ऑयल के दम पर ही क्या है, उन्होंने आर्थिक संपन्नता क्या है प्राप्त कर ली है। तो प्राकृतिक संसाधनों का भी क्या है, एक अहम रोल राष्ट्रीय शक्ति होती है उसमें होता है। अगर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है किंतु राष्ट्र को उसका उपयोग करना नहीं आ रहा है, राष्ट्र उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो पुनः वही बात आती है कि वो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की शक्ति को बढ़ा सके। उसके पश्चात ये थे राज्य की राष्ट्रीय शक्ति के जो गैर मानवीय तत्व हैं उनको हमने जाना, और अगले वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्र शक्ति के जो मानवीय तत्व हैं, उनमें नेतृत्व है, सैनिक शक्ति है, इसके अलावा दृढ़ इच्छाएं हैं, मनोबल है, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।